हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपने इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है, पिछले सिलेबस में ये नहीं था और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक आसान भी है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए, हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। वॉल्यूम का मतलब है आपको आयतन, सॉलिड्स ठोस जो होते हैं, रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। ठीक है, तो परिक्रमण से जो हमें ठोस प्राप्त होते हैं उनका आयतन हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सॉलिड्स बनते कैसे हैं, रिवॉल्यूशन से किस तरह से हमारे सॉलिड्स बनेंगे। तो देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ जिससे आप शायद समझ जाएंगे कि क्या होते हैं वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन किसी प्लेन एरिया को किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने से बनते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, किसी प्लेन एरिया को। जैसे फर्स्ट केस में मैंने ले लिया एक प्लेन रेक्टेंगुलर एरिया, ये रेक्टेंगल से बाउंडेड एरिया है और प्लेन एरिया है। ठीक है, तो जब मैं इसको, मान लीजिए मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करती हूँ, इसका परिक्रमण करती हूँ, तो आप शायद सोच पाएंगे कि ये जो बनेगा इस तरह से रिवॉल्व होने के बाद मेरा बन जाएगा एक सिलेंडर। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, एक सिलेंडर। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ हम सीखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ले लेती हूँ कोई रेक्टेंगल, ये कोई रेक्टेंगल है, इस ट्रायंगल मैं ले लेती हूँ कोई ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को, ट्रायंगुलर एरिया को जब मैं इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करूँगी तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक कोन। तो इस कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरह से मैं ले लेती हूँ एक हेमीस्फेयर, एक अर्धवृत्त ले लेती हूँ। तो इस अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल को जब मैं इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा एक स्फेयर। तो इस स्फेयर का हम कैसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो इसके इस फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं। तो देखिए, हमेशा ऐसा होगा नहीं कि आपको सिंपल सा कोई ट्रायंगल या रेक्टेंगल या हेमिस्फेयर दिया हो, किसी भी तरह का प्लेन एरिया हो सकता है। तो मैं एक जनरल प्लेन एरिया ले लेती हूँ। मान लीजिए ये कोई कर्व है और इस कर्व से बाउंडेड ये एरिया है, और ये जो एरिया है ये रोटेट हो रहा है एक्सिस के अबाउट। आप चाहिए यहाँ पर ओ एक्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को जब मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती हूँ तो इसको रोटेट करने से मुझे कुछ इस तरह का दिखने वाला एक सॉलिड मिल जाएगा, और इस सॉलिड का मैं वॉल्यूम फाइंड करना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर को हम क्या करते थे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालते थे। जैसे ये कोई कर्व है और इससे जो एरिया बाउंड हुआ है ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, इस एरिया को छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स में बटा हुआ मान लेते थे, और हम कहते थे कि एक स्ट्रिप का एरिया ऐसी, सेकंड, थर्ड, इस पूरे एरिया को मैं छोटी छोटी कई सारी स्ट्रिप्स में डिवाइडेड मान सकती हूँ, और उन सारी स्ट्रिप्स का एरिया जब मैं ऐड कर दूँगी तो मुझे ये टोटल एरिया मिल जाएगा। तब मैंने आपको बताया था कि ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन है। इसका जो एरिया होगा, इसकी हाइट y है, ये dx है, तो इंटीग्रेशन y dx आ जाएगा। और लिमिट्स हम ले लेंगे, ये फर्स्ट स्ट्रिप जहाँ बन सकती है और लास्ट जहाँ मान लीजिए a और b पॉइंट्स हैं, तो a to b y dx हमारा उस केस में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आया था। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, जैसे हमने एरिया में इस एरिया को पतली पतली स्ट्रिप्स में बटा हुआ माना था, वैसे ही वॉल्यूम के केस में मैं इस किसी भी तरह के शेप को पतली पतली डिस्क्स में बटा हुआ मान सकती हूँ। डिस्क आप सभी जानते हैं, आपने सीडी देखी हुई है जैसे। तो मैं इसको जब काटूंगी तो मुझे हमेशा, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो रिवॉल्व होने में हमेशा जो मेरा इसका
ये क्रॉस सेक्शन आएगा वो हमेशा एक डिस्क आएगी। जब भी मैं इसे कट करूँगी तो ये डिस्क के शेप का आएगा, और ये डिस्क कैसी होगी, सर्कुलर होगी। तो मैं इस पूरे सॉलिड को पतली पतली डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकती हूँ। अगर मैं इस एक डिस्क का एरिया फाइंड कर लूँ और इन सारी जो फर्स्ट यहाँ पर को डिस्क बनेगी और जो लास्ट डिस्क यहाँ पर बनेगी, इन सब के एरियाज़ को ऐड कर दूँ तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे पतली डिस्क के क्षेत्रफल को जोड़ देने से मुझे इसका आयतन मिल जाएगा। तो अब मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं इस एक पतली स्ट्रिप का एरिया देखूं कि कैसे मिलेगा। तो ये काम बहुत आसान है, क्योंकि मुझे पता है ये सर्कुलर शेप की है। सर्कुलर इसलिए क्योंकि वो घूमने से बन रही है, कर्व के रोटेट होने। तो किसी भी शेप का हो हमेशा सर्कुलर डिस्क बनेगी। ठीक, अब इसका एरिया, हमें सर्कल का एरिया तो पता है, सर्कुलर एरिया है। सर्कल का एरिया हमें मालूम है होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी जो भी कर्व की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। इस कर्व की इक्वेशन से ये इसकी हाइट बन गई ना, ये वाई एक्सिस के अलोंग इसका एब्सिसा कोटी बन गई। तो ये इसकी वाई इसकी हाइट यानी कि सेंटर से ये डिस्टेंस, यही इसकी रेडियस बनेगी। तो इस सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस बनेगी वो वाई बनेगी। और जैसे ही हमें रेडियस पता चल गई, मुझे पता चल गया है कि इस एरिया ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क, इस पतली सर्कुलर डिस्क का जो एरिया है वो होगा पाई वाई स्क्वायर। तो एक डिस्क का एरिया ये आया। अब मैं इस पूरे सॉलिड में जितने भी डिस्क बनेंगे उनको ऐड कर दूंगी तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू, तो ऐड करने का मतलब मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब आपको लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स कैसे लगानी है, आपको ये सोचना है कि ऐसी पहली स्ट्रिप कहाँ पर बन सकती है, पहली डिस्क कहाँ पर बन सकती है, और ऐसी आखिरी डिस्क कहाँ पर बन सकती है। तो ये पॉइंट्स आपको गिवन रहेंगे, या फिर जो कर्व की इक्वेशन है वहाँ से आपको गैस करने होंगे। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ए से बी तक ऐसी डिस्क बन सकती है। तो ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स आ गया। ठीक है, बस हमारा काम हो चुका है। जैसे वहाँ हमारा फॉर्मूला था ए टू बी वाई डी एक्स, यहाँ होता है ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। बस ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब सारी चीज़ें बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाएंगी। एक चीज़ और है, अगर यही जो सॉलिड है ये वाई एक्सिस के अबाउट बना रहता है, ये ऐसा कोई कर्व है और इसको मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हूँ, तो इस तरह का मुझे सॉलिड मिलता। तो उस केस में जो मेरा फॉर्मूला बनता, अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो ए टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई आ जाता है, जहाँ पर को ए टू बी ये वाला जो पॉइंट आएगा ये होगा y इक्वल्स टू ए, और ये वाला जो पॉइंट आएगा वो होगा y इक्वल्स टू बी। तो आप देख लीजिए, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड से आपके हो जाएंगे। अदरवाइज किसी मेथड में, किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी तो सेकंड फार्मूला ये है जब y एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, वरना क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से ही हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है आपके कोर्स में केवल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तो फार्मूला आपने लर्न कर लिया, 2-4 प्रॉब्लम आप सीख लेंगे तो आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। केवल सिंपल प्रॉब्लम्स आपके कोर्स में हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर प्रॉब्लम्स पे। तो देखिए हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस ए। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ऐसा लगता है कि एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा मेरा इंट्यूशन कह रहा है। बाकी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस ए। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्फीयर कैसे बनेगा। सोचिए कैसे एरिया को हम रोटेट करेंगे कि हमारा स्फीयर बन जाए, अभी बताया था मैंने आपको। तो अगर हम एक हेमीस्फीयर को, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल को, अगर हम एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से मुझे एक स्फीयर मिलेगा और मुझे इस स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पर को मुझे दिया हुआ है, इसकी जो रेडियस है वो ए है। एक अर्धवृत्त को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से मुझे
स्फेयर मिलेगा, जिसे हिंदी में हम गोला कहते हैं। इसकी रेडियस हमें a गिवन है और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब ये स्फेयर जब मेरा बन गया तो अब मुझे एक्सेस लेनी है। तो अपनी सुविधा के लिए मेरे लिए आसान रहेगा अगर मैं इसका जो सेंटर है उसे ओरिजिन ले लूँ। ये हो गया, तो ये इसका सेंटर है ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस हो गई, इसीलिए इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक a हो गई। तो अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इसमें जो सर्कुलर डिस्क बनेगी वो कैसे बनेगी। तो जब आप किसी स्फेयर को कट करेंगे तो इस तरह से आपको कोई यहाँ पर सर्कुलर डिस्क मिलेगी। इसकी अब इस वाली सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस होगी वो इस कर्व की इक्वेशन, जो भी इसकी इक्वेशन आएगी यहाँ पर, उससे हम y फाइंड करेंगे। तो ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है, और इसका अब जो एरिया आ जाएगा वो पाई वाई स्क्वायर dx आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी आ सकते हैं। इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मैंने कहा जो डिस्क बन रही है उसका एरिया पाई वाई स्क्वायर dx। अब आप लिमिट क्या लेंगे, तो देखिए दो तरीके हैं। मैंने कहा लिमिट आपको ऐसी लेनी है, ये सोचना है कि ये डिस्क कहाँ से कहाँ तक बन सकती है। तो ऐसी जो पहली डिस्क बन सकती है वो स्फेयर के स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहाँ से बन सकती है, और जो आखिरी डिस्क बनेगी वो स्फेयर के एंडिंग पॉइंट यानी यहाँ पर बन सकती है। तो चूंकि इसकी रेडियस a है तो आप जानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a होगी, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, रेडियस चूंकि a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0। तो dx, x की लिमिट्स आपको लेनी है, यहाँ पर हो जाएगा -a, यहाँ हो जाएगा a। तो एक तरीका तो ये है कि आप -a to a पाई वाई स्क्वायर dx कर दीजिए। एक और इससे ज़्यादा आसान तरीका ये है, जब भी आपका कोई सिमेट्रिकल फिगर बनता है, आपको ये पता है कि किसी एक्सिस के दोनों साइड ये सेम है, तो आप एक साइड का निकालिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे 2 से। जैसे कि इस केस में अगर मैं इस वाले पार्ट को छोड़ दूं तो आपको मालूम है कि अगर इस साइड का वॉल्यूम मिल जाएगा तो पूरे स्फेयर का वॉल्यूम इसी का डबल होगा, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिक होगा। तो इससे मेरा इंटीग्रेशन और मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अब मैं इसको छोड़ देती हूँ और इस वाले पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करती हूँ। तो इसमें सर्कुलर डिस्क कहाँ से कहाँ तक बन सकती है, इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। तो ये डिस्क कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, इधर। यहाँ पर x कितना है 0, x की लिमिट लेंगे 0, और लास्ट कहाँ बन सकती है इधर। यहाँ पर x की लिमिट क्या आ जाएगी a, तो 0 to a। लेकिन भूलना नहीं है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमने हाफ पार्ट का ही वॉल्यूम फाइंड किया है। तो 2 इंटीग्रेशन 0 to a पाई वाई स्क्वायर dx, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब आप ये वाई स्क्वायर फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्फेयर किसके रिवॉल्यूशन से बनेगा। तो ये स्फेयर किसके रिवॉल्यूशन से बनेगा, ये जो हेमी स्फेयर है ऊपर जो अर्धवृत्त बन रहा है, हेमी स्फेयर या फिर सेमी सर्कुलर एरिया जो है उसके रिवॉल्यूशन से, सेमी सर्कुलर एरिया के रिवॉल्यूशन से ये स्फेयर बनेगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल की जो इक्वेशन आएगी, बाउंडिंग एरिया क्या है इसका, ये है, एक सर्कल है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है जिसकी रेडियस a हो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस a, विद रेडियस a, क्योंकि ये एक अर्धवृत्त के रिवॉल्यूशन से बन रहा है। अर्धवृत्त का जो बाउंडेड एरिया है वो सर्कल का ही एरिया हुआ, और सर्कल की जो सर्कल की इक्वेशन से ही आएगा, और सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² = a²। तो यहाँ से आप y² फाइंड कर लेंगे, ये आएगा आपका a² - x²। बस अब इस y² की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर देना है। तो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a पाई इंटू a² - x² dx। तो पाई तो कांस्टेंट है, आप इसे बाहर ले सकते हैं, 2 पाई a² इंटीग्रेशन 0 to a² - x² आपका बच जाएगा। तो ये होगा 2 पाई a² कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में एक x आ जाता है,
माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट्स पुट कर देंगे 0 टू a। तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा 2 पाई, ये लिमिट दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं, a स्क्वायर एक्स 0 टू a माइनस 2 पाई दूसरे से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू a। तो ये आपका आएगा 2 पाई, यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो a स्क्वायर इंटू ए क्यूब बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई। ऐसे ही यहाँ पर वो भी जब इसकी जगह पर आप a रखेंगे तो a क्यूब अपॉन 3 और 0 रखेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई a क्यूब माइनस 2 पाई a क्यूब अपॉन 3 और यहाँ जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो गया, 6 पाई a क्यूब माइनस 2 पाई a क्यूब, यानी कि ये आ गया आपका 6 माइनस 2 हो गया 4 अपॉन 3 पाई a क्यूब। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, घन इकाई, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो ये आपका आ गया। आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए कि जो स्फेयर होता है गोले का आयतन 4/3 पाई a क्यूब या 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो ये आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो इसको आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी वॉल्यूम ऑफ अ पैराबोलॉइड generated by revolving y square equal to 4ax about x axis from x equal to 0 to x equal to h। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक, अब पैराबोलॉइड दिया हुआ है। पैराबोलॉइड होता है जो किसी पैराबोला को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने से मिलता है पैराबोलॉइड। वाई एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, अभी इसने एक्स एक्सिस का है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो देखिए कर्व की इक्वेशन दी है, ये भी आपको देखते ही मालूम चल जानी चाहिए, कर्व ट्रेसिंग तो आनी चाहिए, कर्व पहचानना ज़रूरी है कि किसकी इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, तो ये कह रहा है कि इस पैराबोला को जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो उससे जो आपका पैराबोला बनेगा, पैराबोलॉइड बनेगा, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है इसने, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू h कह रहा है। ये पॉइंट जो इसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है h। ठीक है, तो ये हो गया। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर भी एक सर्कुलर डिस्क इस तरह से इमेजिन करेंगे। इसकी जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी y और y ही इसकी रेडियस बनेगी। तो इस पैराबोलॉइड के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन, अभी देखिए हमें लिमिट दी हुई है 0 टू h, एक ही साइड ये पैराबोला बन रहा है तो हम डायरेक्ट इसी में हम इंटीग्रेशन करेंगे। पिछले केस की तरह 2 इंटू नहीं होगा, ये एक ही तरफ को एक पार्ट हमारा बन रहा है और ये पूरी सर्कुलर डिस्क है जिसका हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया ले लिया पाई वाई स्क्वायर dx। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आ जाएगा पाई वाई स्क्वायर dx और लिमिट आ जाएंगी कहाँ से, ये सर्कुलर डिस्क फर्स्ट बन सकती है यहाँ पर और लास्ट बन सकती है यहाँ पर। तो 0 टू h पहली यहाँ बन सकती है और आखिरी जो सर्कुलर डिस्क वो इधर बन सकती है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू h पाई। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको इक्वेशन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन तो ठीक है, नहीं गिवन है तो कोई दूसरी कंडीशन दी होगी। जैसे पिछले केस में हमें पता था कि सर्कुलर एरिया के रिवॉल्यूशन से बनेगा तो हमने सर्कल की इक्वेशन ली थी। यहाँ पर तो इक्वेशन पहले से गिवन है तो वाई स्क्वायर की जगह हम 4ax, यहाँ और भी आसान काम हो गया हमारा dx। तो 4 पाई a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, यह हो जाएगा 0 टू h x dx। x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट आ जाएंगी 0 टू h। तो ये हो गया 4 पाई a, x की जगह लिमिट रख देंगे h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। तो ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 पाई a h स्क्वायर। बस यही हमारा पैराबोलॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू 2 पाई a h स्क्वायर।
तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मेथड बिल्कुल यही है, यही फॉर्मूला यूज़ होना है। आपको जो भी कर्व की इक्वेशन गिवन है वहाँ से y फाइंड करके इधर रख देना है, लिमिट्स देख लेनी है क्या होंगी और सॉल्व करना है। तो ऐसी सिमिलर क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रही हूँ, और भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट हो अगर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स x² + a² + y² / b² = 1। तो एक दीर्घवृत्त को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने से जो आपका इलिप्सॉइड बोलते हैं, इसे इलिप्सॉइड मिलेगा, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो तब तक प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। Thanks for watching the video.